स्क्रीन पर आपको जो लड़की नजर आ रही है, इसका नाम है अंशिका सिंह। अंशिका सिंह गोरखपुर की रहने वाली है और हाल में ही इसने अपने बर्थडे के दिन एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। बर्थडे के दिन एक लड़के पर इसने गोली चला दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां तक लगा एक नॉर्मल विवाद है, जिस विवाद में एक लड़की ने गोली चला दी। लेकिन जब इस लड़की के बारे में पुलिस जानकारी निकालने लगी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन खंगालने लगी तो पता चला ये लड़की तो एक्सटॉर्शन गैंग चलाती है। 150 से ज्यादा लड़कों को इसने फंसाया है, उन्हें ब्लैकमेल किया है और उनसे पैसे उगाई की है। जिस लड़के पर गोली चलाई उसकी भी कंप्लेंट ये थी कि इसने उससे 20,000 रुपए उसे कहा कि फेक केस में फंसा दूंगी, 20,000 रुपए दो। फिर उस लड़के ने दे भी दिया, लेकिन उसके बाद में कहा सुनी और उसने उसको गोली मार दी। जब इसके मोबाइल फोन खंगाले गए तो 150 से ज्यादा वीडियोस मिले उसके मोबाइल फोन में, आपत्तिजनक। और यह भी बताया जा रहा है कि कई पुलिस वालों को भी इसने फंसा रखा था, उनसे भी इसने पैसे एक्सटॉर्ट कर रखे थे। मतलब ब्लैकमेलिंग का धंधा इतने खुलेआम चल रहा था जिसके शिकायत करने वाला कोई नहीं था, और जिसने सोचा मैं शिकायत करूंगा उसको इसने गोली मार दी। तो क्या है अंशिका सिंह की पूरी कहानी, कैसे ये लोगों को फंसाती थी, कैसे ब्लैकमेल करती थी, कितने पुलिस वालों को इसने फंसाया था, कितनी वीडियोस इसके मोबाइल से निकली, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। क्या क्या केस है इस पर, इसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गोरखपुर की एक लड़की अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा, इसकी इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल है, 7,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और 700 से ज्यादा जो हैं इसके पोस्ट हैं। उस पर ये रील्स डालती है म्यूजिकली गाने पर बनाकर, और इसे पसंद है नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी वीडियोस डालना, फोटोज खिंचाना और अच्छी लाइफस्टाइल जीना। इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने गोरख धंधा शुरू कर दिया। जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि इसने लोगों को एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे कमाती थी। और इसी बीच और कुछ दिन पहले इसके बर्थडे पर इसने एक लड़के पर गोली चलाई थी और गोली में वो लड़का घायल हो गया था। घायल होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत की। शिकायत में उसने क्या बताया, उसने बताया कि 20 तारीख को अंशिका का बर्थडे था और अंशिका बर्थडे में पहुंची थी मॉडल टाउन, और वहां मैं पहुंचा था और हम दोनों की तू मैं हुई। तू मैं में इसने मुझे गोली मार दी। लेकिन गोली मारने का कारण क्या था और ये अंशिका से मिला कैसे, तो ये जो कंप्लेनेंट है विशाल बताता है कि मैं द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं और काम करते करते बीच में एक दिन जो अंशिका है वो अपने एक दोस्त बंटी वर्मा के साथ हॉस्पिटल आती है। वहां उनकी मेरे से बातचीत होती है, दोस्ती होती है और हमारी धीरे धीरे बातचीत बढ़ जाती है और ऐसे में ही हम लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर कुछ दिन बाद हमारी बातचीत और बढ़ जाती है, वो अंशिका सब तरह की बातें करने लगती है। फिर अचानक कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल आती है और वापस से बंटी के साथ आती है और बोलती है चल बाहर चल, मुझे लगता है कुछ नॉर्मल काम होगा। मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे गाड़ी में बिठाते हैं और मुझे पिस्तल दिखाते हैं और पिस्तल दिखा के बोलते हैं ये तूने जो मेरे साथ चैट किया है, बात की है ना, सब वायरल कर दूंगी और तेरा नाम झूठे केस में फंसा दूंगी कि तूने मेरा रेप किया है। ये सुनते ही विशाल तुरंत डर जाता है कि अरे यार, अगर ये मुझे फंसा देगी मेरा तो करियर डमाडोल हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगेंगे, घर पे बदनामी होगी। बहुत कुछ सोच लिया और वो डर गया। विशाल मिश्रा ने बोला कि चलो यार भला टले, इसको 20,000 रुपए दे दो। और उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे पे खर्चा करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। अब ऐसे में उसने 20,000 रुपए दे दिए। शाम 5 बजा, लेकिन विशाल को अफसोस था कि यार ये पहले दोस्त बनी और दोस्त बनकर इसने ऐसा फंसा दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। जब ये सिंघड़िया मोड़ जो जगह है गोरखपुर में, वहाँ एक जगह है सिंघड़िया मोड़, वहाँ एक मॉडल शॉप है जहाँ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई और 2 दोस्तों के साथ की। ऐसे में विशाल भी वहाँ पहुँच जाता है और विशाल की अंशिका से तू मैं हो जाती है कि तूने मेरे को ऐसा धोखा क्यों दिया, तूने दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाया, तूने मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी, तू ऐसी लड़की है वैसी लड़की है। इस बात पर दोनों की बहस हुई और इस बहस के बीच में अंशिका ने पिस्टल निकाली और पिस्टल से एक गोली चला दी अपने दोस्त विशाल मिश्रा के खिलाफ। टेक अगेन। और बहसबाजी में उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी विशाल पर। विशाल को गोली लगी, विशाल जगह पर ही घायल हो गया और आस पड़ोस में जो लोग थे और जितने लोग सड़क पर थे सब लोग इकट्ठा हो गए। अब ये भाग नहीं पाई और लोगों ने इसे पकड़ लिया। पूरा जो माजरा था वो सब लोगों के सामने हो रहा था। अब ऐसे में ये भाग नहीं पाई और लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को इन्फॉर्म करके इसको पुलिस के पास सौंप दिया। पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। बाकायदा पुलिस ने फिर जांच शुरू कर दी। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस को बहुत सारे हैरान कर देने वाले जो मामला थे वो इसके बारे में पता चले कि ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल ऑफेंडर है, ये रेगुलर ऑफेंडर है। मतलब इसने बहुत सारे ऑफेंड किए हैं और इसका काम ही यही था कि ये पहले लोगों को फंसाती थी, ब्लैकमेल करती थी, बाद में उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करती थी। तो इसी बीच में पुलिस जब जांच कर रही थी, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है उसमें कि
ये इसके मोबाइल में बहुत सारे फोटोज़ और वीडियो कॉल निकले। उन फोटोज़ और वीडियो कॉल की जो स्क्रीनशॉट थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि बहुत बार वीडियो कॉल करते तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते। अब ऐसे करके ये ब्लैकमेल करती थी और ब्लैकमेल में बहुत सारे लड़के थे और 12 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। अब ऐसे में वो पुलिस वालों को भी धमकाती थी कि तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल कर दूंगी और उनसे पैसे लेती थी। तो इसमें इसके 3 बड़े कांड जो है वो निकल कर सामने आए। और अंशिका का जो पहला कांड बताया जाता है, जो कि मतलब फाइलों में जिसके बारे में मेंशन है, उसमें था संत कबीर नगर में इसने एक सूरज सिंह नाम के लड़के को मिली और उसे फंसाया। फिर धीरे धीरे उससे बातचीत की, उससे दोस्ती बढ़ाई, उससे वीडियो कॉल किया, ये सब चीज़ें की और बाद में उसको धमकाने लगी कि तुझे पॉक्सो केस में फंसा दूंगी और तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। इसके बाद ये डर गया और इसने उसको पैसे दे दिया और हाथ छुड़ा लिया, पीछा छुड़ा लिया कि भाई बला टली। इसके बाद इसने खलीलाबाद में एक प्रियांशु नाम का एक लड़का था, उससे भी दोस्ती यारी की, उसको भी अपने जाल में फंसाया और उसको भी कहा कि तेरे को फेक केस में फंसा दूंगी। जिसके बाद उसने भी डरकर 50,000 रुपये दे दिए और प्रियांशु ने बाकायदा सीएम पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। सोचिए, इतने सारे 2 लड़कों को अब तक फंसा दिया। अब तीसरा केस आता है इसके मकान मालिक का। और मकान मालिक परेशान हो गया था। ये हर दूसरे दिन किसी नए लड़के को लेके आती थी। इन्होंने घर पर अड्डा बना दिया था दारू पीने का, शराब पीने का, रात रात भर शोर शराबा, कई लड़के इनके घर पे आते थे। तो कोई भी ओनर जो है परेशान हो जाएगा और वो खुद वहाँ रह रहा और कंप्लेंट आती है आस पड़ोस के लोगों की। तो ऐसे में उसने बोला कि भाई रूम खाली कर दो। तो उसको भी धमकी दी, रूम नहीं खाली करूंगी और तुझे मैं फंसा दूंगी, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो अब भाई ओनर जो थे वो डर गए। वो बोले कि भाई इससे कैसे बचे। तो किसी ने उनको बोला कि आप अपने घर के आसपास सीसीटीवी लगा दो, ऑडियो वाला, कि झगड़ा वगड़ा करे तो आपको फंसाए ना। तो उन्होंने यही किया, सीसीटीवी लगा दिया ऑडियो वाला, कि कल कोई झूठा आरोप लगाए तो उसमें मैं फंस ना जाऊं। फिर इसके बाद थोड़े दिन बाद इसने रूम खाली कर दिया। ऐसे समझ गया कि रूम मालिक जो है डरने वाले नहीं, और 2 लाख रुपए की मांग की लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिए। अब तीसरा केस आता है 12 अक्टूबर 2025 को। अंशिका 6 दोस्तों के साथ दिल्ली आते हैं। दिल्ली में इन्होंने एक थार लेते हैं और थार चोरी करके गोरखपुर ला देते हैं। उसका नंबर प्लेट चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, फिर उसको उसमें घूमते फिरते, पार्टी करते, सब कुछ करते हैं। अब ऐसे में कुछ टाइम बाद फेक नंबर प्लेट लगा के घूमते। 13 अक्टूबर को और उसके बाद पुलिस को टिप मिलती है, पुलिस इनकी गाड़ी को पकड़ती है। गाड़ी की चेकिंग होती है तो अंदर और 3 नंबर प्लेट रखे होते, यूपी बिहार के अलग अलग जिलों के नंबर प्लेट्स थे। जिसके बाद पुलिस 2 आरोपियों को अरेस्ट करती है। इसमें जो उसके साथ गए थे दिल्ली, ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और फिर फरार चलती है। फिर वो दोनों आरोपी जो है गुनाह कबूल कर लेते और ये इसको पुलिस पकड़ नहीं पाती। अब ऐसे में ये इस बीच ये बाकी कई लोगों से मिलती थी। फिर बताया जा रहा है कि एक थाना अध्यक्ष से भी इसकी बातचीत थी, उसकी भी वीडियो इसने बना रखी थी। उससे मैसेंजर पे बात करती थी, फेसबुक मैसेंजर पर, उससे ब्लैकमेल कर रही थी। और ऐसे कई ऑफिसर से, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर भी इसके चंगुल में फंस गया था और ये सबको फंसाकर बाद में ब्लैकमेल करती थी और ब्लैकमेल करके ये पैसे एक्सटॉर्ट करती थी। अभी तक ये मामला कभी खुलता नहीं, क्योंकि बहुत लोग शर्म के मारे सामने भी नहीं आते। अगर वो ब्लैकमेल का शिकार भी हुए तो अगर वो बाहर ये मामला आएगा तो एक तरह से वो सोचते हैं हमारी बदनामी होगी, क्योंकि हम किसी न कोई पता चला किसी का पति है, कोई शादीशुदा है, किसी की पहले से कोई गर्लफ्रेंड है। और ऐसे में ये उन लोगों की लाइफ में जाती थी जिन्हें शर्म हो, जिन्हें डर हो कि ये डर के मारे मेरे बारे में कंप्लेन ना करे, और ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाती थी। इसमें सरकारी अधिकारी थे और बहुत सारे लोग थे जिनका नंबर इनके मोबाइल में था और 150 से ज़्यादा इसके मोबाइल में से फ़ोटोज़ मिली है। वीडियो कॉल, न्यूड वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉल पर सामने वाले को भी बोलना, फिर बाद में उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, उस वीडियो को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने लगा। अक्सर जो साइबर क्रिमिनल नहीं करते वो काम एक तरह से ये कर रही थी, लेकिन खुलेआम, और धमकी देकर लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट कर रही थी। लेकिन क्या इसके घर वाले इसे रोकते नहीं थे। तो ये भी जानकारी सामने आई कि ये अपने घर वालों के साथ नहीं रहती थी, इसने अपने घर वालों का साथ छोड़ दिया था, अकेले रहती थी रेंट के फ्लैट में, और इसके कुछ लड़के जो दोस्त थे वो इसके घर पे आते जाते थे। ऐसे में इसने एक जरिया चुन लिया था कि ईजी लाइफ और मज़े वाली लाइफ जीनी है, पैसा कमाना है ईजी वे में, तो लोगों को ब्लैकमेल करो, एक्सटॉर्शन करो, उससे अपने पूरे शौक पूरे करो और पूरे शौक पालो। और यही कर रही थी अंशिका, पूरे शौक पूरी कर रही थी। अब देखिए जेल में, पुलिस की कस्टडी में है। और शायद मुझे लगता है कि इस खबर के बाद बहुत सारे लोग सबक लेंगे। जो लड़कियां सोचती हैं कि इस तरह की चीज़ों को अगर आप टूल बना लोगे, हथियार बना लोगे पैसा कमाने के लिए, तो जिन लड़कियों को सच में न्याय चाहिए, लोग उन पर भी सवाल खड़े कर देंगे कि अरे आए दिन तो ऐसे फेक केस होते हैं, फर्जी केस होते हैं। कल ही एक रिपोर्ट थी दैनिक भास्कर की, और एक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेन राइट्स के लिए काम करती हैं, दीपिका नारायण, एक रिपोर्ट थी कि कैसे पैसे लेकर फेक रेप केस दर्ज कराने के लिए महिलाओं का ग्रुप चल रहा है, औरतों का ग्रुप चल रहा है, जो पॉक्सो, मतलब सीरियस, इतना हीनियस क्राइम है। किसी बच्चे के साथ अगर आप कोई यौन उत्पीड़न करता है तो उसमें इतने सीरियस क्राइम में केस दर्ज होता है, वो तक
दर्ज कराने के लिए इनके पास लड़कियां हैं। सोचे मतलब क्या युग आ गया है कि मतलब रेप केस को टूल यूज़ किया जा रहा है कि आदमी एक बार इसमें फंस गया तो बदनामी होगी, जेल जाएगा और कभी बाहर नहीं निकलेगा। और बहुत ईजी है, कोई भी किसी को फंसा सकता है और कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भाई और कोई पुरुष सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए और फेक केस करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ये फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं, बाद में अगर लड़का बरी हो जाता है तो जिस लड़की ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो इसको एक्सटॉर्शन का धंधा बना चुकी है। ऐसे कई केसेस आए हाल फिलहाल में, मैंने खुद कवर किए। जयपुर से एक केस था, पंजाब से एक केस था, हरियाणा से एक केस था। तो कई केस थे एक्सटॉर्शन के कि कैसे एक्सटॉर्शन के जरिए डरा धमका कर पैसे वसूले जा रहे थे। और मुझे लग रहा है कि जहाँ ये केसेस आए थे लड़कियों के हक के लिए कि उनके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, अब वो एक टूल बन गया है पैसे कमाने का। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो इसका यूज़ करके बाकी लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।